हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो हमारे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उसका थर्ड चैप्टर करें, यानी कि इसके साथ हमारी जो फर्स्ट बुक है उसके नोट्स भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग सेकंड बुक बेसिकली स्टार्ट करेंगे। जितने भी चैप्टर के मैं अभी नोट्स दे रही हूँ आप लोगों को, ऑलरेडी मैं उसके एमसीक्यू दे चुकी हूँ। जैसे हम लोगों के दोनों ही बुक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आएंगे जिसमें हर एक बच्चा खुद को इवेल्यूट कर सकता है कि उसने भी चैप्टर प्रिपेयर किया है, क्या उसकी तैयारी है, कितने पानी में। ये सब चीजें हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी 15 डेज के अंदर आप लोग प्लीज सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होगा तो ही रिवीजन सीरीज होगी, तो ही टेस्ट सीरीज होगी और एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स है आपके, तो इसीलिए आपको जो टेस्ट है वो बहुत बार देने पड़ेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो पहले नाम था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, अब उसका नाम बदल के यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। कंटेंट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन है, ये देश में बेसिकली बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि देश में जो वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें होती है जिससे कि पूरे विश्व को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जन माल की हानि होती है, इतनी बड़ी त्रासदी होती है कि कोई भी देश इसको खैर बियर नहीं कर सकता, कोई भी देश इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकता। और इसीलिए आपको पता होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1940 में, तभी से सभी देशों ने डिसाइड कर लिया था कि एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इस तरह से जो वॉर है, कन्फ्लिक्ट है, उनको रोक सके, एक मीडिएटर की भूमिका निभाए। और अगर कभी वॉर जैसी सिचुएशन हो भी जाता है तो कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे उसके जो दायरे हैं उसको लिमिट करना है। तो इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देशों ने मिलकर लीग ऑफ नेशंस बनाए थे। हालांकि वो जो है सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि उसके रहने के बावजूद भी कुछ 20-21 साल के अंदर ही फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जो कि 1939 में और 1945 तक लंबे टाइम तक चला। और इस वर्ल्ड वॉर से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था, उससे भी कहीं ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व थे। तो ऐसा लगा कि जो लीग ऑफ नेशंस है, जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था, वो अपने पर्पस में बिल्कुल ही असफल रहा। इसीलिए जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसको डिसॉल्व कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आपने कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया वो अपने काम को अचीव नहीं कर पाया, तो ऐसे में उस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। और उसी की जगह पे उसी का सक्सेसर कह सकते हैं कि एक और मजबूत संस्था बनाई गई और एक मजबूत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो कि अपने काम को सही तरीके से कर सके। और अभी तक आपको पता है कि यूएन के बनने के बाद वर्ल्ड वॉर नहीं हुए। देखो, दो देशों के बीच छोटे मोटे वॉर बहुत हुए, बट इंटर जो होता है ना कि वर्ल्ड वॉर जैसे विश्व युद्ध जैसी घटनाएं अभी तक देश में नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यूएन को जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था कि कुछ हद तक, काफी हद तक ये अपने ऑब्जेक्टिव को बनाने में सफल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूएन बन गया तो देश में सब कुछ ठीक हो गया, देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है, देश की समस्याएं ठीक हो गई, विवाद नहीं होते, कन्फ्लिक्ट नहीं होते, वॉर नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट जो बड़ी त्रासदी थी, वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन थे, वो अब तक नहीं हुए। इसीलिए जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक चीज होता है कि यूएन का जो गठन है मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसको नर्क से बचाने के लिए है। ऐसी एक टैगलाइन लिखी हुई है और ये किसने लिखा था? जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी, सेकंड जनरल सेक्रेटरी थे, डैग हैमरशोल्ड ने। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है ये जो लाइन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, कि यूएन का जो गठन है, यूएन जो बेसिकली बनाया गया, वो इसलिए नहीं कि ऐसे बनते ही सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, धरती स्वर्ग की तरह हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन ये जरूर है कि धरती नर्क ना हो, समझ आए, हेल ना हो। इससे बचने के लिए, इसको उससे बचाने के लिए यूएन को बनाया गया। तो ये लाइन किसने कहा था? सेकेंड जनरल सेक्रेटरी जो थे उनके द्वारा। नाम क्या था? डैग हैमरशोल्ड। तो ये सब चीजें बेसिकली आपको याद रखना है, जो बीच बीच में आपको बताती जा रही हूँ, जो मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किया उसको भी आप लोग साइड में अपनी कॉपी पे लिख लो। बहुत काम की चीज होती है कि कहीं से कुछ भी आपके एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको पता है ये लोगो यूएन का दिखा रखा है आपको। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो मैंने बताया कि 1945 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसी टाइम से देश को महसूस हुआ कि अब जो है कम से कम थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इसको खत्म करते हैं, देश में डेवलपमेंट काम करते हैं, शांति बनाए रखते हैं और एक ऐसी मजबूत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि जो वॉर को जैसी चीजों को रोक सके। अगर देश में कोई कंफ्लिक्ट है, कोई समस्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो एक मंच प्रदान करे जहां पर सभी देश आपस में बैठकर अपनी समस्या को सुलझाए। और अगर देश कोई मनमानी करता है, कोई बदमाशी करता है, तो उसके लिए भी डंडे की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। तो कब बनाया गया था याद रखना है आपको, 1945 में। ये हर बच्चे को पता है,
लेकिन उसका डेट क्या है, यूएन डे के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब बना था ये, तो 24 अक्टूबर 1945। फिर से लिख लो, मैंने एमसीक्यू दिए थे चैप्टर के, तो मैंने बताया था, जिसने देखा होगा उसको पता होगा। तो 24 अक्टूबर 1945 में इसको बनाया गया था। और इसमें याद रखना आपको कि इसको यूएन का जो बना था, इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन था, मैंने बताया लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस को इसने रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन इसको बनाया गया, ताकि ये और मजबूती से और एफिशिएंटली अपने काम को कर सके। अब भैया बना है, इसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य होगा। तो इसके मेन जो उद्देश्य क्या है, टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि देश में शांति बनाए रखना, क्योंकि अगर देश में शांति होगी, आपस में अच्छे रिलेशन होंगे कंट्री के, तो ही वो इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप कर सकते हैं। तो पहला जो मेन उसका उद्देश्य है, जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो देश में शांति बनाए रखना। दूसरा है कि देशों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, अच्छे रिलेशनशिप हो, एक दूसरे के साथ वो कल्चर, ट्रेड, इस तरह को एक्सचेंजेस कर सके। पूरे विश्व में जो ह्यूमन राइट है, मानव होने के नाते जो कुछ आपको अधिकार मिले, उसको भी प्रोटेक्ट करना इसका अधिकार है, ताकि हर एक देश की जो गवर्नमेंट है अपने देश के नागरिक के साथ, चाहे वो एक देश का कैदी ही क्यों ना हो, उसको भी कुछ अधिकार मिले हुए। तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट भी करना इसका अधिकार है। और साथ ही साथ मिलकर रहे, ताकि देश में अच्छी लाइफस्टाइल हो सके। हर एक देश के लिए जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि देश में हेल्थ का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेबर के क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, नॉर्म्स क्या होना चाहिए, ये सभी चीजें इन्होंने बना रखा है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज बना रखी है, जो अलग अलग फील्ड के लिए काम करती है। तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर से बचने का ही काम कर रही है, वॉर से बचाने के लिए, शांति बहाल करने के लिए, ये तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है ही। इसके अलावा वो अपने और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसके लिए इसमें बहुत सारे एजेंसी पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे खोली हुई है, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन जो बना था, आपको पता है 51 स्टेट के द्वारा चार्टर साइन किया गया था। लेकिन इसकी अच्छाई को देखते हुए धीरे धीरे जो इसके मेंबर्स है वो बढ़ते चले गए, और अभी फिलहाल 193 इसके मेंबर है। ऑलमोस्ट जितने भी इंडिपेंडेंट आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी देश के इंडिपेंडेंट है, जितने भी इंडिपेंडेंट नेशंस है सभी इसके क्या है मेंबर है। तो कितने आज के देश में मेंबर है, 193। जब चार्टर साइन किया गया था, जब बनाया गया था, तब उसमें कितने मेंबर थे, 51 देश। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको पता है कि जो भी यूएन है उसके ऑर्गन्स है, ऑर्गन समझते हो ना, जैसे अंग, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, उनके अलग अलग काम है। हाथ का अलग काम है, आईज का अलग काम है, नोज का अलग काम है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के भी मेन 6 ऑर्गन है, आपको याद रखना है। लिखा है द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन, ये 6 प्रमुख अंग है यूनाइटेड नेशन के। तो सबसे पहले जनरल असेंबली, हम एक एक करके समझेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, क्योंकि मेन जो टास्क है वो सब कुछ यहीं पे होता है। तो पहले हम 6 समझ लेते हैं कौन कौन से है, और फिर इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। तो ये 6 जो है इसके मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। और एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी ऑर्गन है वो सारे के सारे कहाँ है, अमेरिका में सिचुएटेड है। केवल अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ दिया जाए, वो नीदरलैंड में हैग जो है, वहां पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। बाकी जो 5 के 5 ऑर्गन है वो कहाँ पर है, वो आपको याद रखना है। सारे के सारे ऑर्गन जो है वो यूएस के अंदर सिचुएटेड है, क्योंकि हमें पता है कि जो यूएन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, अमेरिका में ही है। और कहीं ना कहीं इसीलिए अमेरिका का उस पर डोमिनेंस भी है, उसका प्रभुत्व भी कहीं ना कहीं दिखता है। तो ये सब चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यूनाइटेड नेशन जो है लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर था। 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था। इसमें जब बना था तो 51 देशों ने साइन किया था। अब इसके मेंबर 193 हो गए हैं। 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन है। केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 5 ऑर्गन है वो यूएस के अंदर ही सिचुएटेड है। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके ऑर्गन है, एक है जनरल असेंबली। देखिए जनरल असेंबली में क्या है कि जितने भी देश इसके मेंबर है सभी देश यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो क्या ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल 193 मेंबर स्टेट विच विद 1 वोट, यानी कि हर एक देश को जो भी इसके मेंबर है सभी देश को 1 वोट देने का अधिकार है। और इसमें अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है, लेकिन मेजर डिसीजन रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी, यानी कि अगर कोई बड़े डिसीजन लेना है तो उस कंडीशन में 2/3 यानी कि अगर 3 लोग बैठे हुए तो कम से कम 2 लोग जो है एग्री होना चाहिए
और अगर सिंपल डिसीजन लेना है तो केवल की मेजोरिटी जो होती है, मेजोरिटी मतलब 50% से एक ज्यादा अगर मेजोरिटी मिल गई तो डिसीजन को ले लिया जाता है। स्पेशल केसेस के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, नॉर्मल केसेस के लिए मेजोरिटी चाहिए सिर्फ, यानी कि जितने मेंबर हैं उससे आधे से एक ज्यादा। डिसीजन नॉट बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर, इसमें जो डिसीजन है जरूर नहीं कि यूएन के सारे मेंबर को मानना ही पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली क्या होती है, एनुअल मीट होती है, यहाँ पे जो देश की जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। एक तरह से क्या होती है कि हम कह सकते हैं कि एनुअल, जैसे ऑफिस वगैरह में एनुअल मीटिंग होती है, अपने प्रोग्रेस की बात की जाती है, नेक्स्ट ईयर आगे हमें क्या काम करना है, तो ये सारे जो बातचीत होती है यहाँ पे होते हैं। सभी देश इसके अंदर मेंबर होते हैं, जो भी देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सभी देशों को एक वोट मिला हुआ, राइट टू इक्वेलिटी पे बेस्ड है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन जो टास्क है यूएन की, जो कहते हैं ना कि पावर है, वो सबसे ज्यादा इसी के लिए। मैंने बताया कि यहाँ पे जनरल भी क्या होते हैं, जनरल असेंबली के अंदर मीटिंग होती है, डिस्कस होता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम क्या, वॉर और पीस से रिलेटेड चीजों को देखना। जैसे अभी आपने देखा कि अफगान की जो हालत बहुत बुरी हो गई है, तालिबानियों ने मात्र 10 दिन के अंदर किस तरह से पूरा अफगानिस्तान का उन्होंने नक्शा ही बदल दिया, 20 साल अफगानिस्तान कहते पीछे चला गया। तो यहाँ पे देखिए अब ऐसी चीजों के लिए जो इमरजेंसी मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी, असेंबली में नहीं होगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होगी। अभी आपको पता होगा कि भारत जो है 2 साल के लिए, भी हम डिस्कस करेंगे उस चीजों को भी, भारत जो है 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है और अभी इस महीने उसको क्या मिला, अध्यक्षता करने का मौका मिला। देखिए अध्यक्षता कितना इंपॉर्टेंट है, हम इसको समझेंगे। अभी फिलहाल बताते कि भारत में क्या है, मेन इस जो भी मीटिंग होती है उसको कोई ना कोई एक प्रेसिडेंट होता है ना, एक अध्यक्ष होता है, तो उसके अंदर जो है अभी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो जो भी अध्यक्ष होता है उसको क्या मिलता है, एक पावर होती है कि भैया किन चीजों को यहाँ पे डिस्कस करना है, किन चीजों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे कैसे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी, किसको कितना बोलने का अधिकार मिलेगा, ये सब चीजें जो है बेसिकली किसके पास होती है, जो इस मीटिंग का अध्यक्ष होता है। जैसे अभी अफगानिस्तान पे जो सिचुएशन चल रही है, वहां के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, आप लोग रोज न्यूज में देखते हो कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तालिबानी जो है वो पूरी तरह से क्रूर और जंगली है, आपने देखा अच्छी तरह से। अब यहाँ पे आपको पता है कि कहने को तो तालिबानी है, लेकिन आपने ये भी टीवी में देखा है कि ये सारे जो ट्रेंड किए गए वो कहाँ पर किए गए, वो पाकिस्तान के अंदर ही किए गए। पाकिस्तान ने ही उनको ट्रेनिंग दी और तालिबानियों को भेष में वहां पर भेजा और इतनी जल्दी उन्होंने कैप्चर भी कर लिया। अब भारत को चीज पता है कि भैया ये सारी जो कहानी है, सारी जो स्ट्रेटेजी है वो तो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान आपको पता है आतंकवाद का गढ़ माना है, तो हम लोग डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट पैदा करते हैं और वो लोग सिर्फ आतंकवाद पैदा करना जानते हैं, सब हमें पता ही है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि भारत ने यूएन में जब इमरजेंसी मीटिंग बिठाई सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो पाकिस्तान को आने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि भैया तूने, तेरा ही तो कहानी करा हुआ है, जो तूने स्ट्रेटेजी बनाई वही चल रहा है। अब तू मीटिंग में बैठ के क्या मतलब कहेगा कि गलत हो रहा है, हाँ या ना। तो वही चीज है, हालांकि चाइना जो है आपको पता है पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, तो पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना आया, उसने कहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के पड़ोसी देश है, वहां पर उसको बोलने का मौका देना चाहिए, चीजों को अच्छी तरह से पाकिस्तान समझ सकता है, लेकिन भारत के द्वारा इसको मौका नहीं दिया गया। तो हम सभी जानते हैं, आज क्या पूरा विश्व भी जानता है कि जो पाकिस्तान है उसका दोगला नेचर है, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कितनी बार उस पर सैंक्शन लगाई गई, उसको मना किया गया कि अपने जमीन को आतंकवाद के लिए यूज ना किया जाए, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का जो है वो समझ में चीजें कम आती है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। देखिए कहीं पे भी देश में वॉर होगा, युद्ध होगा, तो उससे रिलेटेड जो मीटिंग्स होगी, यानी कि कहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि अब क्या करना है। अब मान लो एक देश अपनी मनमानी कर रहा है, तानाशाह कर रहा है, या जबरदस्ती किसी के देश में घुसा है, तो अब इसके ऊपर कैसे काम करना है, कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, क्योंकि हम मतलब आंख बंद करके देश में ऐसा नहीं होने दे सकते, ये गलत मैसेज जाता है। और हमारा अधिकार, हमने बताया ना मानव अधिकारों की भी रक्षा करना हमारा अधिकार बनता है, तो क्या जो अफगानिस्तान के लोग हैं क्या वो मानव नहीं, उनके अधिकारों की बात कौन करेगा। तो पूरे विश्व में कहीं पर भी किसी तरह के इस तरह की घटना घटती है, कोई देश के द्वारा इस तरह के काम किए जाते हैं, तो उन सबकी चर्चा कहाँ पे होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, पूरे यूएन का क्या है ना, दिल जो है वो यही है, मेन काम यहीं पे होता है। तो अब इसके अंदर होते क्या, ध्यान रखना कि जनरल असेंबली के अंदर तो हम देखा जितने भी देश हैं, सभी देश जो है इसके मेंबर है, सभी देश जो इसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठते हैं, बातचीत होती है। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मीटिंग्स होती है उसमें केवल जो होते हैं 15 देश ही शामिल होते हैं। इस 15 देशों में आपको ध्यान रखना है कि जो 5 है वो तो परमानेंट है, वो आपको पता ही है
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी पावरफुल देश थे, जो जीतने वाले देश थे, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, एक जीतने वाले देश थे, एक हारने वाले देश थे। जीतने वाले देश में कौन थे? यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये जो 4 देश थे, तो इनको तो खैर रखना ही था क्योंकि जीतने वाले देश थे, सुपर पावर के जो थे। अब हुआ क्या कि आपको पता है कि सबसे जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, उन 7 में जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एशिया की है। अब इसलिए डिसाइड किया गया कि भैया एक हम एशिया से भी कोई ना कोई देश लेंगे। तो पहले जो सीट है वो भारत को ऑफर किया गया था क्योंकि भारत ही विशाल जनसंख्या वाला देश था। भारत को ऑफर किया गया कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि उस टाइम होता क्या था, अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनते हैं तो आपको बजट में कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो इसीलिए उस टाइम हमारे देश में प्रॉब्लम भी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो फिर किसको कहते हैं ना, सिंपत्ति में भैया किसी ना किसी को तो रखना है, तो ठीक है वो चीज सीट किसको ऑफर हो गई? चाइना को ऑफर हो गई। और वही चाइना आज हमारे नाक के नीचे बैठ के हमारे साथ कर रहा है। वरना अगर ये चाइना को ना मिली होती तो सोचो ये भारत के पास पावर होती तो आज देश की जो स्थिति होती, परिस्थिति होती, कुछ और होता। क्योंकि भारत एक प्रिंसिपल वाला देश है, देश में कहीं पे भी कुछ गलत नहीं होने देता। और ये जो आतंकवाद पाकिस्तान इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो कभी भी कब तक उसकी नकेल कस चुकी होती। लेकिन नेहरू जी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। नेहरू जी गलती को हमने पहले भी कई बार भोगा है। कश्मीर की समस्या देखी है हमने, यूएन के जो परमानेंट मेंबर है वो उन्होंने छोड़ दिया, और जो हमारा दुश्मन देश है चाइना, उसको ये चीज मिल गई है। तो जिसका भुगतान जो है मैं आज तक करना पड़ रहा है। तो नेहरू जी की ऐसी बहुत सारी गलत पॉलिसीज थी, बहुत सारे गलत डिसीजन थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारत जो है आज तक उसका खामियाजा भुगत रहा है। नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी जो नेहरू जी की गलती को सुधार रहे हैं, और इसीलिए वो बहुत जल्दी डिमांड कर रहे हैं कि भैया उनको भी परमानेंट सीट दिया जाए, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। बहुत सारे जो डिसीजन है भारत उसको अफेक्ट कर सकता है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे क्यों। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि इतने यहाँ पे जो मेंबर है 15 मेंबर होते हैं, उसमें 5 परमानेंट। तो हमने देखा कि 5 परमानेंट कौन बने थे? जो 4 जो विजेता देश थे, और एशिया देशों में किसी ना किसी एक को तो लेना था क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो भारत ने जब मना कर दिया तो चाइना को सीट ऑफर हो गई, और इस तरह से 5 परमानेंट मेंबर बन गए। अभी जीवन भर के लिए परमानेंट हो गए, नाम ही इनका परमानेंट है। उसके बाद 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है, जिनको मेंबरशिप मिलती है वो 2-2 सालों के लिए मिलती है, और लगातार 2 साल से मतलब जैसे 2 टर्म हो गए उसके बाद लगातार उनको नहीं बनाया था, फिर बीच में गैप होना चाहिए, फिर उनको चूज किया जाता है। भारत अब तक जो है 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। अभी फिलहाल फिर से बना है 21 और 22 के लिए। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 5 देशों को जो है यहाँ पे वीटो पावर मिला है। जो परमानेंट मेंबर है उनके पास एक स्पेशल विशेष प्रिविलेज है, विशेष अधिकार है, जिनके कारण हर एक देश इसमें चाहता है कि वो उसको परमानेंट सीट मिल जाए। और भारत आपको पता है पिछले कितने सालों से, जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब से 7 सालों से लगातार डिमांड कर रहा है कि भैया हमको भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो क्योंकि इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जो किसी दूसरे देश के पास, नॉन परमानेंट मेंबर के पास नहीं होती है, उसे हम वीटो कहते हैं। अब होता क्या है, मान लो कि कोई भी डिसीजन लेना है, डिसीजन में अगर मान लो कि 5 परमानेंट मेंबर में से 4 देश एग्री हो गए, एक ने मना कर दिया, तो भैया वो डिसीजन नहीं ले पाया जाएगा। और ऐसा कई बार पर्सनल लेवल पे किया है, जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई बैन लगाना हो तो चाइना आके सपोर्ट कर देता है, वीटो यूज कर लेता है, और भैया वो होता नहीं। जैसे आपको देखा होगा पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें मसूद अजहर जो था उसका नाम आया था, तो भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। सभी देश एग्री भी हो गए थे, बट चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो गया और वो चीज नहीं हो पाया था। बाद में हालांकि हो गया था, चाइना पर भी प्रेशर पड़ा था, लेकिन कई टाइम तक उसको टालने में जो है चाइना की मदद से ही, चाइना की वीटो पावर से ऐसा नहीं हो पाया था। अमेरिका ने अपने पर्सनली इजराइल के लिए बहुत ज्यादा वीटो यूज किया है। तो इस तरह से हर एक देश अपने पर्सनल फ्रेंड के लिए, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए, दुश्मन निकालने के लिए कई बार वीटो पावर यूज करते हैं। तो आप इसको वीटो पावर को इस तरह समझिए, मान लीजिए 15 देश है, अब डिसीजन के लिए 9 मेंबर एग्री होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो 14 के 14 देश एग्री हैं, लेकिन एक परमानेंट मेंबर डिसएग्री है उस डिसीजन से, तो भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। वीटो पावर की इतनी ज्यादा पावर है, और इसीलिए वीटो पावर जो है एक 5 देशों को एक अलग से अधिकार देता है पूरे विश्व की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी जो थर्ड है इसकी जो इंपॉर्टेंट कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे याद रखना कि जो ये कहाँ पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैंने बताया यही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अमेरिका में सिचुएटेड नहीं है, नीदरलैंड के जो हेग है वहां पर है। इसमें होता क्या है कि 15 पैनल ऑफ जजेस होते हैं जो कि 9 ईयर्स के लिए अपॉइंटेड किए जाते हैं। और इसमें ये होता है कि मान लो 15 जजेस में से एक देश
कभी भी दो जज नहीं हो सकते, यानी कि एक देश का केवल एक ही जज होगा, ये आपको याद रखना है। कोई भी इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट होता है कोई भी देश में, समस्या से हमारे देश में मान लीजिए समस्या होती है, हम कहाँ पे जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनता है, उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हर व्यक्ति के द्वारा माना जाता है। लेकिन ऐसे देशों में भी समस्या होती है, कई बार होता है क्या है कि एक देश का जासूस दूसरे देश में पकड़ा जाता है, ये गलती से दूसरे देश में चला गया, जैसे कुलभूषण जाधव का आपने देखा भी केस चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है, हमारे देश के जो लॉयर होते हैं सारे सबूत पेश करते हैं, फिर पाकिस्तान के भी काउंटर मतलब वहाँ पे दलील दी जाती है, फिर उसके बेसिस पे जो 15 जजेस होते हैं, पैनल होते हैं, बेसिकली 9 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं, तो वो जो डिसीजन लेते हैं हर एक देश को मानना पड़ता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंफ्लिक्ट हो दो देशों के बीच, अगर मुद्दे हो वहां पे सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है। इसमें याद रखना है कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं, कितने साल के लिए, 9 ईयर्स के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड के अंदर। तो ये 3-4 चीजें इसके अंदर पूछे जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर है, कौन कौन परमानेंट मेंबर है, कितने नॉन परमानेंट मेंबर है, कितने साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, उसमें 2 बार से ज्यादा लगातार चुने नहीं जा सकते। तो ये सब चीजें आपको याद रखना। भारत कितने बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, तो 8वीं बार, इस साल फिर 2 साल के लिए बन रहा है। तो ऐसी चीजों को पूछा जाता है। जनरल असेंबली के लिए पूछा जाता है कितने मेंबर है, 193 देश है, सारे इंडिपेंडेंट देश के मेंबर है, सभी देशों को राइट टू इक्वालिटी है, भैया सभी को समान अधिकार मिला हुआ, जबकि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा नहीं है, आपने खुद देखा है। उसके बाद जो वहां पर है नॉर्मल केसेस के लिए क्लियर मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और मेजर डिसीजन के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो ऐसी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसकी एजेंसी। मैंने बताया ना यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज है जो अलग अलग फील्ड के लिए काम करती है, देश के अलग अलग डेवलपमेंट्स के लिए काम करती है। तो आपके कोर्स में इस साल 4 एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि 4 एजेंसी सीबीएसई ने स्पेसिफाई किया है कि इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले यूनिसेफ, नाम ही याद रखना है। यूनिसेफ जो है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। देश में बच्चों के मतलब क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपको पता है पल्स पोलियो है, पूरे विश्व में पोलियो को खत्म करने के लिए, बच्चों को पोलियो मुक्त करने के लिए यूनिसेफ के द्वारा जो गरीब देश है उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन जाती है, घर घर वहां पे पहुंचाया जाता है बच्चों को, ताकि हर बच्चा पोलियो मुक्त रह सके। पोलियो एक बहुत गंभीर बीमारी थी जिससे कई सारे बच्चे जो है पहले ग्रसित थे, ही महंगी दवाई होने के कारण बहुत सारे गरीब देश को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इस एजेंसी के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हर एक देश में ऐसे जो मेडिसिन है यूनिसेफ के द्वारा भेजा जाता है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेसिकली क्या था, इसको जो भी बच्चे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनकी जो हालत बहुत खराब हो गई, तो उनको रिवाइव करने के, उनको फिर से डेवलप करने के लिए एक चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जब कुछ सालों के बाद चीजें नॉर्मल हो गई तो इसका नाम बदल के यूनिसेफ कर दिया गया है। और इसका मेन जो काम है, याद रखना, यूनिसेफ जो है बच्चों से रिलेटेड काम करता है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसका जो पूरे विश्व के जो बच्चे हैं उनका जो माल न्यूट्रिशन ना हो, किसी तरह कोई डिजीज ना हो, इस सब चीजों को देखने के लिए ये स्टैंडर्ड तैयार करता है। दूसरा यूनेस्को, देखो यूनेस्को जो काम है बेसिकली ये भी एक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसीज है, जिसका काम क्या है, देश में जो पीस है, सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल कॉपरेशन हो गया, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इन सब पे जो बेसिकली काम होता है वो यूनेस्को के अंदर होता है। कि दो देश या आपस में मिलकर कोई एक रिसर्च करे, कल्चरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करे, आपस में शांति बनाए रखे, एजुकेशन जो है वो सब एक्सचेंज करे। तो ये सब चीजें क्या होती है, यूनेस्को के अंदर होता है। उसके बाद WHO, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो इसके आपको याद रखना है जो यूनिसेफ है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेड ऑफिस है, क्योंकि हेड ऑफिस सभी के आपको याद रखना है। जो यूनेस्को है उसका ऑफिस पेरिस के अंदर हेड ऑफिस है। WHO और ILO याद रखना, OO, वो दोनों ही स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा है, वहां पे इनके हेड ऑफिस है। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, जैसे कि पूरे विश्व के, जैसे अभी आपने देखा कोरोना महामारी आई थी, तो कोरोना से रिलेटेड चीजों को लोगों को जब स्टार्टिंग में आई तो लोगों को पता ही नहीं था क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि कोई भी नई चीज थी। तो इसके ऊपर जो गाइडलाइन जारी करने का अधिकार किसको है, WHO को। वो लोगों को बताता है कि कैसे हमें इसके सिम्टम्स है क्या है, और उसकी जो गाइडलाइंस होती है वो हर एक देश को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी देश वैश्विक महामारी है या नहीं है, समय ग्लोबल डिजीज किसी को भी डिक्लेयर करने का जो अधिकार है वो भी किसको, WHO के पास है। हालांकि WHO के पीछे बहुत ज्यादा बुराइयां हुई है, बहुत क्रिटिसाइज्ड हुए, कहा जाता है कि अब ये चाइना के एक तरह से गुलाम बन चुका है, चाइना के अंडर कंट्रोल में आ चुका है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो कोरोना इतनी ज्यादा लेवल पे फैली है वो WHO की जो सही टाइम पे सही जानकारी ना देने के कारण हुई है। तो इसको करप्टेड एक तरह से एजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि कई बार इसने ऐसे काम किए जो दिखाता है कि जो उसको एक होता है ना कि जो मतलब एक पक्षपात रहित डिसीजन ये नहीं दे पा रहा है।
नेक्स्ट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्थ से रिलेटेड, WHO तो ये लेबर से रिलेटेड, कि पूरे विश्व में जो जितने भी लेबर है जो काम कर रहे हैं उनके जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि उनको कितना मिनिमम सैलरी मिलना चाहिए, उनको वर्किंग एनवायरनमेंट कितना होना चाहिए, उनको पेंशन ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये सभी चीजों जो स्टैंडर्ड है लेबर के राइट से प्रोटेक्टेड चीजों को ये देखते हैं, और इनका काम क्या है कि पूरे विश्व में इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को तैयार करना। तो इसका हेड ऑफिस भी बन है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो ये 4 जो एजेंसी है, याद रखना कि किस लिए काम करते हैं, उनके हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो यूनिसेफ बच्चों से रिलेटेड, यूनेस्को साइंस कल्चर एजुकेशन डेवलपमेंट देशों के बीच में जो काम होता है वो इन यहाँ पे होता है। ILO इंटरनेशनल लेबर, लेबर से रिलेटेड जो इंटरनेशनल लेबर जो स्टैंडर्ड है, और WHO हेल्थ से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ जो है उनके लिए काम करता है। तो आई होप आपको चारों के चारों एजेंसी समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो बना था, ये सारे जो UN है 1945 में बने थे, तब की परिस्थिति आज की परिस्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो आपको कोई भी चीज बन, जैसे हमारे देश में संविधान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, आपको पता है उसमें कितने ज्यादा रिफॉर्म्स किए गए, बार बार अमेंडमेंट किए गए। क्यों? क्योंकि बदलती हुई परिस्थिति के हिसाब से उसमें चेंजेस भी करना बहुत आवश्यक होता है। ये उस टाइम की परिस्थिति, उस टाइम की सिचुएशन, आज की जो सिचुएशन है बदल चुकी है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की काफी टाइम से डिमांड उठ रही है। तो इसमें देखा गया कि मेन जो रिफॉर्म है किस बारे में बात की गई है। सबसे पहला वही है, मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ाने की बात की गई है। क्योंकि जब UN का चार्टर साइन हुआ था 51 देश थे उस टाइम पे, 5 परमानेंट मेंबर। देखिए 50 यानी कि समझिए 51 में से अगर 5 है तो 10% हुआ ना। लेकिन आज जब 193 मेंबर है तब भी 5 परमानेंट मेंबर है, वही पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ उस टाइम के जो पावरफुल देश थे अब वो उतने पावरफुल नहीं रहे, नए नए पावरफुल देश उभर कर आए। तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी एक पॉलिटिक्स में एक अहम रोल निभा सके। तो इसीलिए परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों ही मेंबर्स की बढ़ाने की डिमांड उठ रही है। दूसरा बात उठ रहा है, जो ज्यादातर एशिया में इतने बड़े देश आते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन आती है, नए नए एशिया में बड़े बड़े प्लेयर्स उभर कर सामने आए। अभी तक एशिया के अंदर केवल और केवल एक ही देश चाइना जो है वो उसके परमानेंट मेंबर है। अफ्रीका में कोई है ही नहीं, साउथ अमेरिका में कोई है ही नहीं मेंबर। तो इन सभी के भैया अलग अलग कॉन्टिनेंट से देशों को उठाया जाए ताकि रिप्रेजेंटेटिव का मौका सभी कॉन्टिनेंट को मिल सके। साथ ही साथ जो US और जो वेस्टर्न कंट्री है वो चाहते हैं UN का जो बजटरी सिस्टम है, प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके काम का तरीका है, उसमें थोड़ी चेंजेस किया जाए। तो ये सारे जो देखा गया कि 3 रिफॉर्म्स की बात सभी देशों के द्वारा उठाई गई है और इसको सीरियसली इस बारे में सोचा गया। अब आपको याद रखना है कि जो बहुत सारे देश जो है इसको लेके सवाल उठा रहे थे कि भैया UN के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ने चाहिए। तो कोफी अन्नान जो कि सबसे पॉपुलर हम कह सकते हैं कि जनरल सेक्रेटरी बने थे, तो 2000 के अंदर उन्होंने कहा कि ठीक है कि अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि नए मेंबर को शामिल करते तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किन देशों के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, किन मतलब देश को बनाने के लिए कोई ना कोई तो क्राइटेरिया स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसमें देखा गया कि उसका क्राइटेरिया डिसाइड हुआ कि किन देशों के लिए ना, क्राइटेरिया फॉर द मेंबरशिप ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो सबसे पहले कहा गया कि भैया वो मेजर इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिकली वो देश स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, पैसे में समृद्ध होगा, तो ही वो UN के बजट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट दे सकता है। और वैसे भी पता है जो अमीर देश होते हैं उसी को पावर दी जाती है, गरीबों को कोई पूछा भी नहीं जाता। दूसरा, मिलिट्री पावर उसके पास स्ट्रांग होनी चाहिए, कल को UN को जरूरत पड़े तो उसकी जो आर्मी में UN पता नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी पीस काउंसिल बने हुए हैं जहाँ पे हर एक देश के जो मिलिट्री होते हैं वहां पे आते हैं। तो अच्छा खासा उसके बाद मिलिट्री पावर देश भी होना चाहिए, UN के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूट होना चाहिए। पॉपुलेशन वाइज वो काफी रिच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसराइल है, इसराइल में 1 करोड़ की भी पॉपुलेशन है, तो भैया इसराइल कभी भी क्लेम ही नहीं कर सकता कि UN का वो परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, बहुत छोटा देश है वो। अगर बात करें प्लस उस देश में जो ह्यूमन राइट है, डेमोक्रेसी है, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर पाकिस्तान आएगा कि मुझे भी परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, तो उसको थप्पड़ मार के भगाएंगे कि तेरे यहाँ पे मानव अधिकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, डेमोक्रेसी स्टेबल है ही नहीं, उसको कभी भी मेंबरशिप मिल ही नहीं सकता। तो अब हम एक बार और चीज समझ लेते हैं। देखो कुछ देश जो है वो तो चाहते हैं कि मेंबरशिप को इंक्रीज किया जाए, परमानेंट और नॉन परमानेंट। क्यों? क्योंकि इन देशों को लगता है कि क्राइटेरिया जो हम फुलफिल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे देश हैं जो कि चाहते हैं कि भैया इनके मेंबरशिप को इंक्रीज किया जाए। सबसे ऊपर इंडिया का नाम आता है, क्योंकि इंडिया बहुत टाइम से क्लेम कर रहा है कि उसको परमानेंट मिल जानी चाहिए। दूसरा, जापान जो भी एशिया का ही देश है, क्योंकि जब ये बना था उस टाइम जिसकी हालत बहुत खराब थी, आपने देखा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के द्वारा उसके 2 बड़े शहरों को तबाह कर दिया गया था। लेकिन आज वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है, पॉपुलेशन वाइज भी अच्छा है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है। तो दूसरा जापान है। तीसरा जो ब्राजील है वो भी डिमांड कर रहा है कि उसको भी मेंबरशिप चाहिए।
और याद रखना आपको कि 3-4 ऐसे देश हैं जो कि इसके फेवर में है। तो कौन कौन से देश है आपको याद रखना है। तो इंडिया जो है वो है, सॉरी जापान हो गया, और अभी मैंने बताया आपको ब्राजील है। तो ये जो 3-4 देश है वो इसके सपोर्ट में है, वो चाहते हैं कि इसकी मेंबरशिप बढ़ाई जाए। लेकिन कुछ देश जो है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, वो बिल्कुल भी। एक और है जर्मनी। 4 देश मैंने बताया था, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ये जो 4 देश है स्ट्रांगली मतलब वहां पे फोर्स कर रहे हैं कि भैया इसकी मेंबरशिप बढ़नी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे देश भी है जिनको पता है कि उनको तो मेंबरशिप मिलनी नहीं है क्योंकि उसके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि भैया कोई जरूरत नहीं बढ़ाने की, जो मेंबर परमानेंट है उनको ठीक है, उनको वीटो पावर दे रखा है, वो ठीक है, वो अच्छा खासा देश चल रहा है, हमें इसमें किस तरह की चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उन देशों को पता है कि 100% उनका नंबर तो आएगा ही नहीं। कौन सबसे ऊपर आता है? पाकिस्तान। भैया पता है पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वहां पे ह्यूमन राइट जैसी कोई चीज नहीं है। आपने देखा कि किस, और डेमोक्रेसी वहां पे अनस्टेबल रही है, जिसके कारण उसको पता है कि उसका तो कभी भी नंबर आ नहीं सकता। लेकिन अगर मान लो वो कहेगा कि बढ़ाना है, सबसे ऊपर दावेदारी किसकी है? भारत की। भारत अगर वहां पे जाके परमानेंट मेंबर बन जाता है तो पाकिस्तान के पेट में बहुत दर्द होगा, और कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मेरा पड़ोसी देश है जिसके साथ मैं हमेशा लड़ता रहता हूँ वो एक इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पावरफुल देश बन जाए। दूसरा देश आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्या बताया था, दूसरा क्या था? इंडिया के बाद जापान। जापान है तो वहां पर नॉर्थ कोरिया आ जाता है, क्योंकि वो दोनों उनकी आपस में बनती नहीं है। हालांकि अमेरिका ने उसकी दोस्ती करा दी है, बट उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो जापान के लिए नॉर्थ कोरिया है। उसके बाद जर्मनी, इटली। इटली भी काफी विरोध कर रहा है क्योंकि इटली को भी पता है कि उसको सीट नहीं मिलनी है। आपको लग रहा होगा इटली तो खैर यूरोपियन देश है, उसमें अमीर देश है, लेकिन जो इटली का जो एक कहता है ना कि इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, वो अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो बेसिकली क्या था कि जब लड़ रहा था तो जर्मनी जापान के साथ था, लेकिन जब उसकी देखा कि उसकी हालत खराब हो रही है तो वो अपना कहता ना कि मतलब पलटू, जहां पे देखा उन्हें पावर स्ट्रांग है उस तरफ वो हो जाता है। तो ऐसे लोग की इमेज अच्छी नहीं थी, जिसे दोगला कहती है। तो इटली को पता है कि भैया मुझे भी यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जर्मनी, जापान जो कि कभी मेरे साथ होते थे, उनका भी नुकसान हुआ था, आज वो देश परमानेंट मेंबर में जा रहे हैं। तो इसीलिए इटली भी कहता है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, हमें इसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद ब्राजील के लिए कौन आया था? अर्जेंटीना। पड़ोसी पड़ोसी को देख के पता नहीं कभी भी खुश नहीं होता, तो आपको पता ही है। अगर मान लो आप कुछ भी डेवलप कर रहे हो, अगर घर में आप व्हाइट वॉश भी करा लो या कोई नई गाड़ी ले लो, सबसे ज्यादा जलन किसको होती है? आपके पड़ोसी को होती है। तो वही है कि ब्राजील को अगर मिलेगी तो अर्जेंटीना को प्रॉब्लम होगी। ये सारे जो पड़ोसी देश है, तो इसीलिए जो 4 देश है स्ट्रांगली सपोर्ट में है, बढ़ने चाहिए। तो कौन कौन से? इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। और कौन नहीं चाहिए? तो इंडिया के लिए याद रखना पाकिस्तान, जापान के लिए नॉर्थ कोरिया, जर्मनी के लिए इटली और ब्राजील के लिए अर्जेंटीना। ये 4 देश अगेंस्ट है। ये लोग नहीं चाहते कि परमानेंट और नॉन परमानेंट की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनको कभी भी सदस्यता नहीं मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी तो हमारे जो दुश्मन है, हमारे पड़ोसी, उनको भी ना मिले, इसलिए अगेंस्ट है। ये आपको याद रखना। अब हम बात कर रहे थे बेसिकली कि भैया ये जो 5 परमानेंट मेंबर है इनको क्या मिला हुआ है? वीटो पावर। मैंने बताया था ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है उनको वीटो पावर मिला है। भारत भी परमानेंट मेंबर क्यों बनना चाहता है? वीटो पावर के लिए। आपको पता है कि पहले जो है भारत के रास्ते में बहुत सारे रोड़े अटकाए गए जब भारत ने डिमांड की मुझे परमानेंट मेंबर दिया जाए। चाइना तो खैर हमारा परमानेंट दुश्मन बन चुका, वो आपको पता ही है। और अमेरिका भी कई सालों तक हमको परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि भारत को वीटो पावर मिले। इसके पीछे देखिए 2 रीजन है कि भारत ऐसा क्यों, भारत को अमेरिका क्यों रोक रहा था। क्योंकि आपको पता है कि चाहे हम कितना ही बोल ले, अगर हम अपना हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमारे जो यूएसएसआर, जिसे हम रशिया कहते हैं, रशिया के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा स्ट्रांग शुरू से ही है। हम उसे ये बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग और टाइम टेस्टिंग। एक बहुत पुरानी दोस्ती है, और जब जब हमें जरूरत पड़ी टाइम पे तब तब हमें अमेरिका ने भले ही साथ ना दिया, लेकिन रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रशिया का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। अगर अमेरिका जो है सपोर्ट करेगा कि भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, चाइना और रशिया की बनती है, भारत की भी रशिया से बनती है, तो रशिया का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। तो अमेरिका इसीलिए चाहता नहीं है कि वो भारत को परमानेंट सीट मिले और ना ही उसको वीटो पावर मिले। लेकिन परिस्थितियां बदली। आपको पता ही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी ना तो परमानेंट मित्र होता है ना ही परमानेंट दुश्मन होता है। जब बराक ओबामा जी आए तो उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने स्ट्रांगली भारत को सपोर्ट किया कि भारत को परमानेंट मेंबर में जगह मिलनी चाहिए, उनको वीटो पावर भी मिलनी चाहिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, तो आपको पता है उनके मोदी के जो फ्रेंडशिप है वो तो पूरे विश्व को सभी को पता है। पाकिस्तान तो कहता था भैया जो ट्रंप है सब कुछ मोदी से ही पूछ के करता है। तो आपने खैर देखा, ये बहुत अच्छी बात है, अगर अमेरिका हमसे पूछ के काम कर रहा है तो पाकिस्तान तो बहुत
शर्म आनी चाहिए कि भारत आज इतना आगे निकल चुका है। खैर ये सब कहने की बात है, लेकिन अब जो नया एक प्रेसिडेंट आया अमेरिका के अंदर, जो बाइडन, जो सबसे खैर किसी को भी पसंद नहीं है इस टाइम जो प्रेसिडेंट बना है। अफगानिस्तान की हालत कितनी बुरी उसने कर दी है, जो उसकी स्ट्रेटेजी है पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी कर रहा है, वो फिर से भारत के अगेंस्ट हो गया। वो कहता है ठीक है भैया, भारत को हम परमानेंट मेंबर तो दिला देंगे, बट हम उसको वीटो पावर नहीं देंगे। वीटो पावर तो 5 देशों के पास ही रहेगी भैया, अब परमानेंट मेंबर जो बनना ही क्यों जा रहा है वीटो पावर के लिए, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि जो फिर से अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो भारत के थोड़े खिलाफ हो गए हैं, वीटो पावर भारत के साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं। इसके पीछे भी रीजन है कि आपको पता है, एक तो मैंने बता दिया कि रशिया से हमारे अच्छे रिलेशन है, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका को पसंद नहीं है। दूसरा, जो भारत है बहुत ही सिद्धांतफुल वाला देश है, यानी सिद्धांत मतलब प्रिंसिपलफुल वाला देश है कि भैया कोई भी गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, आपको पता होगा 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। अभी आप लोगों ने शेरशाह मूवी भी देखी होगी, रिसेंटली आई है, जिसमें सिद्धार्थ पता नहीं कौन मल्होत्रा हीरो है। तो उसमें देखा आपने कि किस तरह से पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया। खैर हमने आज तक कभी भी पहले युद्ध नहीं किया, इस पूरे विश्व में सबको पता है कि भारत बहुत ही शांतिप्रिय देश है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होते हुए भी कभी भी युद्ध की पहल नहीं की है। लेकिन अगर हम पे कोई अटैक करेगा, हमारी जमीन को हथियाने की कोशिश करेगा, तो फिर भारत ऐसा मारता है कि भैया उसके जो आने वाले कई जनरेशन तक उसको याद रखते हैं। तो ऐसा ही 1999 में जो पाकिस्तान, उसको पता जीतने की औकात है नहीं, लेकिन मरने के लिए बार बार वो भारत ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पे अटैक कर दिया, काफी हद तक उसने एरिया भी घेर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। उसके जवाब में हमने जब उसको जवाब दिया, तो हम वहाँ के जो पाकिस्तान के जो भी सेना कह लो, आतंकवादी कह लो, वो सब बहुत बुरी तरह से मर गए थे। पाकिस्तानियों ने तो उनके खैर लाश भी लेने से मना कर दिया, फिर बड़े ही हमने इज्जत से उनकी लाशों को भी हमने ठिकाने लगाए थे, क्योंकि भारत जो है चाहे चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है जिसको वो फॉलो करता है। हम चाहते तो आगे लाहौर तक जीत सकते थे, उनकी जो सेना है दुम दमा के भाग गए थे, लेकिन उस टाइम हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी नेता थे। इसीलिए यही कारण है कि दुश्मन भी उनके फैन होते थे, यानी कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति, दुश्मन भी पीछे उनकी तारीफ करते थे। वो इतने ज्यादा सच्चे और नेक इंसान थे। शायद अगर आज होता तो शायद हम लाहौर इस्लामाबाद भी ले चुके होते। ठीक भी है, मोदी की भी अपनी अलग पॉलिसी है, तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। अटल जी की थी, हम कड़ी निंदा ही करते रहते थे, लेकिन जरूरत पड़ती थी तो वो अपना दम भी दिखाते थे। ऐसा नहीं है, उनके टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ, कारगिल वॉर को उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली जवाब दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी एक स्ट्रांग हम प्रेसिडेंट को, सॉरी प्राइम मिनिस्टर उनको कह सकते हैं। तो उस टाइम पे भी भारत चाहता तो पाकिस्तान की बहुत सारी जमीनों को छीन सकता था। जैसे कि आपको पता है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई होती है, तो इसराइल जब भी उन पर अटैक करता है, उनको बहुत सारी जमीन को छीन लेता है कि तुम हमसे लड़ने आए थे, हम तो पहले तुम पे नहीं लड़ने गए थे, भैया ठीक है अब लड़े, तुम्हारी जमीन भी जाएगी। तो भारत क्या है, इस तरह की नीति अपनाता नहीं है। तो अमेरिका को डर है कि अगर मान लो कुछ गलत भी करने जाएगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि बहुत बार उसने सिद्धांत से आगे जाके उसके बियॉन्ड भी उसने बहुत सारे काम किए। जैसे उसने जापान के 2 बड़े शहरों पे बॉम्ब गिरा दिया, जबकि जापान सरेंडर कर चुका था, फिर भी अपने पावर दिखाने के लिए, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। तो अमेरिका बहुत बार ऐसे काम कर चुका है और आगे भी वो करता रहेगा अपनी दादागिरी को दिखाने के लिए। उससे डर है कि भारत को वीटो पावर मिल गया तो भैया वो तो इसमें अमेरिका का साथ देगा नहीं, तो भारत जो है उसके लिए सरदर्दी हो सकती है। तो यही रीजन है कि उसको वीटो पावर वो नहीं दिलाना चाहता है। लेकिन अब देखते हैं परमानेंट मेंबर मिलती है नहीं मिलती है, वो सब आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन वीटो पावर है क्या, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि द कंसेंट ऑफ ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज मैंडेटेड टू एनी रेजोल्यूशन। किसी भी रेजोल्यूशन को पास होने के लिए जितने भी 5 परमानेंट मेंबर है उनकी कंसेंट बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना 15 मेंबर है, केवल 9 देश की सहमति चाहिए, लेकिन 14 के 14 देश एग्री है, लेकिन एक परमानेंट मेंबर डिसएग्री है, वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो कहना सिंगल नेगेटिव वोट फ्रॉम एनी ऑफ द परमानेंट मेंबर, और ये किसके पास है, सिर्फ परमानेंट मेंबर के पास, नॉन परमानेंट मेंबर के पास ये चीजें नहीं है। कैन इंस्टॉल द डिसीजन एंड दिस सिंगल वोट डिनाइल इज कॉल्ड द वीटो पावर। एक में वो ना कर देंगे, उसी को वीटो पावर कहा गया है, और उसके बाद 4 देश एग्री होते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो सोचो कितनी ज्यादा ताकत है वीटो की। अगर भारत को मिल जाएगा तो शायद बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी सॉल्व हो सकती है। कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो पावर रेफर टू द पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर। पता ही उस टाइम पे जो 5 जीतने वाले देश थे कौन कौन से, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना को हमने सिंपैथी से यूएन को मिल गया था, क्योंकि भारत ने नहीं लिया था। तो भारत की गलती का जो फायदा है वो चाइना को हुआ। ठीक है, तो कह रहे सम इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टेंस द वीटो पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर एबॉलिश। अब कुछ देश कहते हैं कि भैया इसको खत्म ही कर दिया जाए, इसको एबॉलिश कर दो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि राइट टू इक्वलिटी है, समानता पे आधारित है। भैया समानता कहाँ पे हुआ,
15 देशों में से आपने 5 को तो एक स्पेशल प्रिविलेज दे रखा, अधिकार दे रखा, वो लोग डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा, चाहे हम 5-10 देश एग्री हो जाए। लेकिन आपको पता है वीटो पावर खत्म करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर वीटो खत्म कर देंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो बड़े बड़े सुपर पावर बैठे हुए जितना इतना बजट दे रहे हैं, सबसे पहला बजट तो आपको पता नहीं किसका है, अमेरिका का, सेकंड चाइना का, ये जो सुपर पावर इतना पैसा लगा रहे हैं यूएन के ऊपर, वो क्यों लगा रहे हैं? वीटो पावर उनको मिली है इसी कारण लगा रहे हैं। अगर वीटो खत्म हो जाएगा तो अमेरिका कहेगा ठीक है मैं इसका मेंबरशिप भी खत्म करता हूँ, मुझे यूएन का मेंबर ही नहीं बनना। और अमेरिका जैसे ताकतवर देश, चाइना जैसे पावरफुल नेशन अगर इसके मेंबर नहीं होंगे तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, आप समझिए। तो इसीलिए वीटो पावर को खत्म करना भी इतना आसान नहीं है। तो अब यहाँ पे याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने सबसे ज्यादा वीटो का इस्तेमाल किया है। तो आपको आगे दिख रहा है आपको, जिसे यूएसएसआर, बाद में उसी का सक्सेसर रशिया बन गया था। सबसे ज्यादा अब तक जो वीटो पावर किसने इस्तेमाल किया है? रशिया ने। सेकेंड नंबर पे किसने? यूएस ने। थर्ड पे यूके ने, फ्रांस ने, और सबसे कम चाइना ने, क्योंकि चाइना को पहले दोषियों से मतलब नहीं होता था, पहले उसने काफी टाइम तक केवल अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, अब जाके उसकी बदमाशी स्टार्ट हुई है और अब वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो भी हीरो बनना चाहता है, अमेरिका को टक्कर देना चाहता है। सबसे कम वीटो पावर किसने यूज किया? चाइना ने अब तक। सबसे ज्यादा किसने किया है? यूएसएसआर, जो कि रशिया अब बन चुका है। तो ये चैप्टर जो आपका कंप्लीट होता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पता है तो मैंने जितने भी 6 आपके जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो ऑर्गन्स थे उसमें सबसे जो मोस्ट जो विजिबल फिगर कहते हैं जनरल सेक्रेटरी का होता है। तो इस टाइम पे पूछेंगे कि भैया इस टाइम पे सबसे जो फेम मतलब वर्तमान में करंटली कौन यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है, तो उसका नाम रखना आपको एंटोनियो गुटेरस, जिनका डायग्राम आपको, इनकी पिक्चर आपको दिख रही होगी। साथ ही साथ जितने भी जनरल सेक्रेटरी बने, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके बारे में सारे लिस्ट दे रखी है। तो 2-3 आपको याद रखना है, जैसे कॉफी अन्नान सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये जो है उन्होंने बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट से काम किए थे, उनको 2011 के अंदर नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। इसीलिए याद रखना है, पूछ सकते हैं कि किस जनरल सेक्रेटरी को 2011 में नोबेल पीस अवार्ड मिला था शांति के लिए, जिनको नोबेल दिया गया था, उनका नाम क्या? कॉफी अन्नान। 1962 में आपको पता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जिसमें यूएस यूएसएसआर आ गए थे। तो किस जनरल सेक्रेटरी ने एज ए मीडिएटर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को दूर करने में भूमिका निभाई? तो यू थांट ने। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप एक बार उनको एक बारे में पढ़ लीजिएगा, एक 2 लाइन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि उनके बारे में पूछ सकते हो। तो कॉफी अन्नान है, यू थांट है, और भी करंटली कौन है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर। अब एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों से पूछ रहे थे कि मैम यूएन जब बना हुआ है तो अभी अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसमें यूएन क्यों नहीं इंटरवेंट कर? बिल्कुल सही चीज है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है, इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। देखिए यूएन का डर जो है वो किसको होता है? एक बात समझिए, जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है। आपने बताया था ना कि जैसे हम आप है, हमारे पास फैमिली है, बच्चे हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, पैसा है, इज्जत है, तो आपको डर लगेगा कुछ भी गलत करने से। लेकिन अगर एक इंसान है जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है तो उसको बिल्कुल भी कुछ डर ही नहीं लगेगा, ना उसके पास इज्जत है, ना मान सम्मान है, ना पैसा है, ना उसके पास फैमिली है। तो ऐसे लोगों को कुछ भी बोलने में, कुछ भी करने में डर नहीं लगता। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आपको पता है कि ना तो किसी चीज की बिजनेस होती है, सिर्फ वहां पे क्या पैदा होता है? अफीम। और वो जो है मतलब लोग खरीदेंगे। अब मान लो कोई भी देश अपनी मनमानी करता है या टेररिस्ट को बढ़ावा देता है, आतंकवाद के लिए उसकी जमीन यूज की जाती है, तो होता है क्या? यूएन उस पर सैंक्शन लगा देता है कि भैया इसके साथ अभी उसके साथ कोई देश ट्रेड नहीं करेगा, इसको कोई भी लोन नहीं देगा। जैसे पता ना आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है, लोन के लिए जाते सबसे पहले पूछा जाता है उनके पड़ोसी देशों से, भैया उनकी क्या स्टेटस है, कोई आतंकवाद जैसी चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहा, उन पैसों से वो क्या कोई गलत काम तो नहीं करेंगे, क्या ये देश इतने सक्षम है कि जितना लोन ले रहे वो लोन को आगे रीपे भी कर सके। ये सारी चीजों को देख के वो फिर लोन देती है। तो अफगानिस्तान को वैसे ही लोन नहीं मिलता, कोई उसके पास बिजनेस है ही नहीं ट्रेड करने के लिए, तो अफगानिस्तान पे जो है यूएन से वो डरता नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, कोई सैंक्शन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली यही रीजन है कि वहां पे जो अफगानिस्तान में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग किसी से डरते नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। और वहां पे इसीलिए अनस्टेबल गवर्नमेंट है। दूसरा, जिसका पड़ोसी देश बैठा हुआ है जो पाकिस्तान है, उसकी थोड़ी बहुत इज्जत है, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही कम इज्जत है वहां पे। फिर भी वहां पे क्या है कि एक बिजनेस होता है, एक देश की तरह उसकी हैसियत है। तो वो क्या करता है कि अपने, और आपको पता है कि जब भी वो वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ लोन लेने के लिए जाता है उसको लोन के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है विश्व में पाकिस्तान की एक इमेज बन चुकी है कि वहां से बहुत सारे जो आतंकवाद पैदा हो रहे हैं, अपनी जमीन वो आतंकवाद को पनपने के लिए दे रहे हैं। तो अब क्या करता है, जो पाकिस्तान है वो भी बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है,
वो क्या करता है कि अब अपनी जमीन को छोड़कर वो अफगानिस्तान में क्या करता है, बेसिकली वो अपने जो टेररिस्ट है, आतंकवाद है, उनको बढ़ावा देता है। और कुछ भी होता है तो वो साफ बोलता है कि भैया मैं क्या कर सकता हूँ, आप तो अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो अफगानिस्तान है वो एक मूर्ख देश है, जिसके कोई सिद्धांत नहीं है, जिसके पास कुछ होने के लिए नहीं है, और इसीलिए उस पर यूएन भी क्या सैंक्शन लगाएगा और क्या उस पर करेगा। जो पाकिस्तान है उसका पड़ोसी देश, वो क्या करता है, सारे जो गलत काम है वो अफगानिस्तानी के लोगों से कराता है, अपने ट्रेन जो भी मतलब आतंकवाद है वहां पे भेजता है। तो इस तरह से चालाक नीतियों खुद वो बच जाता है और अफगानिस्तान वो फंस जाता है। तो यहाँ पे भी यूएन जो है, अब देखते हैं क्या उनकी स्ट्रेटेजी होगी, क्या अमेरिका उठाएगा इसमें स्टेप, क्या भारत करेगा, ये सब चीजें जो है अभी आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है भारत, यूएस, यूके सभी जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको शरणार्थी को प्रमोट कर रहे, अपने देशों में शरण दे रहे, ताकि वहां के लोग जो हिफाजत से रह सके। क्योंकि तालिबानी लोगों का आपने देखा कि इतिहास जो है बहुत बुरा है। वहां पे 1996 से लेकर 2001 तक वहां पे उन्होंने रूल किया था, और वहां पे जो औरतों की स्थिति इतनी बुरी है, खैर शब्द से बोलते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आप लोग न्यूज में देखते ही होंगे किस तरह से दरिंदे जो है बच्चों के साथ, वहां की औरतों के साथ, मासूमों के साथ किस तरह से वो हरकत कर रहे हैं। हालांकि वो बोल रहे हैं कि हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। वो अमेरिका पे इल्जाम भी लगा रहे हैं कि भैया तुम हमारे जो अफगानिस्तान के लोग उसको भड़का रहे हो, जबरदस्ती तुम दूसरे दुश्मन को बुला रहे हो शरणार्थी के रूप में, हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनके इंटेलिजेंस को यूज करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो तालिबानियों पे बिल्कुल नहीं भरोसा कर सकते, क्योंकि आपको पता है ना भरोसा क्या है, आपके इतिहास। जैसे भारत जो है उसके इतिहास उठा के देखेंगे तो भारत ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी के साथ कोई पहल युद्ध की नहीं की, उसने जो बोला है वो किया है। तो भारत चाहे चाइना जितना या अमेरिका जितना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक देश ना हो, लेकिन अगर सच्चाई के मामले में, सिद्धांत के मामले में, तो भारत पे हर कोई देश भरोसा करता है। क्यों? भारत का इतिहास है ये। उसी तरह से तालिबानियों का भी अपना इतिहास है, वो क्रूर, बर्बर और कथनी और करनी में जो अंतर है, जिसके कारण कोई भी अफगानिस्तान के लोग उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब अफगानिस्तान छोड़ के अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं। बाकी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आगे जो किस तरह से तालिबानियों का इलाज होगा, कैसे उनको खत्म किया जाएगा, या अफगानिस्तान फिर से तालिबानियों के गिरफ्त में फंस जाएगा और फिर से 20 साल तो पहले पीछे चला ही गया, आगे वो कितने साल पीछे जाता है, क्या होता है, वो आने वाले टाइम में हमको पता चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।